हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ने जा रहे हैं। अधिकारों का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। At present, the nature of business enterprises has become very complex. Nowadays, business and trades have become an international affairs. Under such circumstances, it is not possible and practicable for the top management of an enterprises to look after all the activities of the enterprises. Therefore, it has become necessary that the top management of enterprises must pay its attention only to the important problem on the enterprises. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि विकेंद्रीकरण तब होता है जब एक उच्च अधिकारी जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपने अधिकार और अपने दायित्व को अधीनस्थ को सौंप देता है और इन अधिकारों के परिणाम स्वरूप जो अधीनस्थ होता है वो अपने ही कार्य के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकता है। Everything you need to know about decentralization of authority. Decentralization is passing of authority to make decision to the lowest possible level in the organizational hierarchy. Centralization of delegation of authority to the maximum possible extent. Decentralization marks an extension of the process of delegation. Under decentralization, the central unit of an organization distribute function, responsibility, accountability and matching authority to regional and local units suited away from it. आइए इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। EFL Bridge, decentralization is the pattern of responsibility arising from delegation. According to Allen, decentralization is the systematic effort to delegate to the lowest level of the all authorities except that which can only be exercised at central points. Kunz O'Donnell, decentralization of authority is the fundamental phase of the delegation. According to Fayol, everything that goes to increase the importance to the subordinate roles is decentralization. Fayol के शब्दों में प्रत्येक कार्य जिसे अधीनस्थ की भूमिका का महत्व बढ़ता है वो विकेंद्रीकरण माना जाता है। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन देख ली है। आगे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। डिसेंट्रलाइजेशन नॉट द सेम थिंग एज अ डेलीगेशन। सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्पर्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे इसके कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। इसके लाभ क्या क्या होते हैं। इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव। ये हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बर्डन को कम कर देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से। फिर सेकेंड है मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है इससे। फिर इट्स फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन। फिर है एम्फसाइज ऑन प्रोडक्ट ऑन मार्केट एंड हायर मोटिवेशन होता है इससे। एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल होता है। मिनिमाइजिंग रिस्क होता है, कम से कम कर सकते हैं हम नए कंपटीशन को इससे अपनी क्षमता में ले सकते हैं। अधीनस्थों पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण बना सकते हैं। फिर है कि एक ही अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हमारी एक ही इकाई को हम मजबूत समझ सकते हैं और उसकी जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। हमारे जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उनको बेटर बना सकते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है। पर हेल्प करने के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, समन्वय की कमी होती है, क्योंकि जो टॉप लेवल होता है और वो जो लोअर लेवल है दोनों में कोऑर्डिनेट होना आपस में बहुत मुश्किल काम है। फिर है कॉस्टली हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिफिकल्टी इन कंट्रोल हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एबल मैनेजर्स। हमारी जो उपयुक्त जो योग्य मैनेजर होते हैं उनकी कमी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे इस डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। आइए अब हम आगे सेंट्रलाइजेशन पढ़ लेते हैं। होता क्या है अधिकारों का केंद्रीकरण। सिंपल सा मीनिंग है कि एक संगठन तभी केंद्रीकृत कहलाता है जब व्यवसाय से संबंधित अधिकांश निर्णय उच्च अधिकारी द्वारा लिए जाए।
ये ध्यान रखने योग्य बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था कि अधिकारी जो होते हैं वो कम से कम निर्णय ले और अपने अधिकारों और अपने दायित्वों को डेलीगेट कर दे अपने अधीनस्थों पर जब सेंट्रलाइजेशन पर बात आती है तो इसमें ये कहा जाता है कि हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे से ज़्यादा निर्णय लिए जाने चाहिए और कार्य करने वालों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिन संगठनों में अधिकारों का प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है वहां पर हम सेंट्रलाइजेशन मान सकते हैं। Centralization refers to the organizational structure where decision making power is confined to the top management and the subordinate need to follow the instruction of their seniors. Centralization of authority is essential for the small scale organization which lack resource and finance. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रलाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। According to Allen, centralization is the systematic and consistent reservation of authority at the central point within an organization. ये अब हम सेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस में देखो, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, ये बेस्ट कमांड होती है। अगर सारे जो बेहतर निर्णय है वो उचित अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे तो एक अच्छा कमांड बना रहेगा। फिर एनहांस वर्क क्वालिटी, उच्च अधिकारी जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, उनको नॉलेज होता है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि उनकी वर्क की क्वालिटी बेहतर होगी। फिर है यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन, फिर है फोकस ऑफ ऑन विजन, फिर है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो और फिर है कि हम अपनी एफिशिएंसी के साथ नई नए जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको हम ट्रेनिंग कर दे सकते हैं, प्रशासकीय समस्याओं की समाप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हो सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है स्लो डाउन ऑपरेशन होता है। ये हमेशा जो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि सारे अगर डिसीजन उच्च अधिकारी लेंगे तो उच्च अधिकारियों के पास वर्क का लोड बढ़ जाएगा, जिससे हर काम धीरे धीरे होता है। फिर डिले डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो निर्णय की जो प्रोसेस है उसमें भी डिले हो सकता है। फिर है रिड्यूस स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का जो स्कोप है वो रिड्यूस हो सकता है। फिर है डिस्करेज इनिशिएटिव, जो पहलपन की जो भावना होती है उसको समाप्त होने की कगार पर होती है वो। फिर है लेक अडेप्टिबिलिटी टू चेंज, अगर सारे निर्णय उच्च अधिकारी लेंगे तो जो उच्च अधिकारी द्वारा थोपा गया जो भी निर्णय है, जो भी इनोवेशन है, चेंजेस हैं, वो सबऑर्डिनेट स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर है ओवरबर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन की वजह से सारे निर्णय जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट पर ओवरबर्डन, अतिरिक्त कार्य का भार बढ़ जाता है। फिर है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, फिर है आपका पुअर अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है वो पुअर हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इस तरह से थे हमारे ये डिसएडवांटेज सेंट्रलाइजेशन के। आइए अब हम आगे स्पान ऑफ कंट्रोल, जिसको हम स्पान ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण का विस्तार या प्रबंध का विस्तार कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। स्पान ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय सुपरवाइजर और मैनेजर in an organization. Typically is either narrow or wide, resulting in a flatter or more hierarchical organizational structure. Each type has a inherent advantage and disadvantage. जैसा कि आप सभी जानते ही है कि नियंत्रण का विस्तार ये कहता है सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का निरीक्षण नहीं कर सकता यदि उनका कार्य आपस से संबंधित हो तब। उर्वरिक के अनुसार कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 अधीनस्थों से एक अधिक कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता। मैकफर्लेट कहते हैं कि अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक अधिकारी निरीक्षण करता है वो नियंत्रण का विस्तार माना जाता है। यानी कि सिंपल से वर्ड्स में ये कहा जाता है कि जो स्पान ऑफ कंट्रोल होता है वो ये होता है कि जो भी मैनेजर, जो भी सुपरवाइजर होता है वो अपने अंडर में जितने भी अधिकारियों को रखकर उनका इंस्पेक्शन करता है तो वो हमारा नियंत्रण का विस्तार मान सकते हैं हम उनको। यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसमें मैकफर्लेट ने भी कुछ संख्याएं निर्धारित की है, जैसे उर्वरिक ने निर्धारित की है कि 5 से ज़्यादा 6 लोगों का एक बंदा इंस्पेक्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
फिर आइए देखिए, स्पान ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट इट इज द टर्म यूज्ड इन अ बिजनेस मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट और डायरेक्ट रिपोर्ट a supervisor is responsible for. In simple words, span of control means the manageable number of subordinate of the superior. The bigger of the number of the subordinate a manager control, a border is he or her or his span of control. इस तरह से था ये हमारा स्पान ऑफ कंट्रोल. अब हम आगे देखते हैं कि नियंत्रण के विस्तार को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से घटक हमको इफेक्ट करते हैं. इफेक्टिव फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पान ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करते हैं हमारे इसके जो भी हमारे ये इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, इनसे प्रबंधकों की योग्यता हमको इफेक्ट करती है. फिर देखिए फिर है जियोग्राफिकल डिस्पर्शन. इफ द ब्रांच ऑफ बिजनेस आर वाइडली डिस्पर्स्ड देन द मैनेजर विल फाइंड इट डिफिकल्टी टू सुपरवाइज ईच ऑफ दैम, एज सच स्पान ऑफ कंट्रोल विल बी स्मॉलर. Second, a capability of the employees. If employees are highly capable, need little supervision and can be left on their own. फिर नेक्स्ट है हमारा कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर. एन एक्सपीरियंस मैनेजर विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क, गुड नॉलेज ऑफ द वर्कर एंड गुड रिलेशनशिप विद द वर्कर्स विल बी एबल टू सुपरवाइज मोर वर्कर. मैनेजर की क्षमता अच्छी होनी चाहिए. फिर फोर्थ है वैल्यू एडेड ऑफ द मैनेजर. अ मैनेजर दैट इज एडिंग वैल्यू बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स इन द वर्कर विल नीड अ मोर नैरो स्पान ऑफ द कंट्रोल देन वन हु इज फोकस ऑन ओनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग. फिर है सिमिलरिटी ऑफ टास्क. इफ द टास्क दैट द सबऑर्डिनेट आर परफॉर्मिंग आर सिमिलर देन द स्पान ऑफ कंट्रोल कैन बी वाइडर एज द मैनेजर कैन सुपरवाइज देम टू ऑल एट द सेम टाइम. फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द अदर टास्क. इफ द मैनेजर हैज other responsibilities such as a membership of the committees, involvement in other project, liaising with the stakeholders, the number of direct reports will need to be a smaller. देन उसके बाद है हमारा रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. इफ द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू हैव रेगुलर फेस टू फेस मीटिंग, कंप्लीट अप्रेजल एंड डेवलपमेंट प्लान्स, डिस्कस रेमुनरेशन बेनिफिट्स, राइट जॉब्स डिस्क्रिप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज चेंजेस एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, स्पान ऑफ कंट्रोल मे बी रिड्यूस्ड. फिर नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रीमलिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कैन रिड्यूस द स्पान ऑफ कंट्रोल. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा स्पान ऑफ कंट्रोल को ये सारे घटक निर्धारित करते टाइम ये सारे घटक हमको अफेक्ट करते हैं. तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू.